ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस पे। तो सबसे पहले कुछ ऑब्वियस प्रॉपर्टीज है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि अपना जो मॉड जेड होता है वो हमेशा ग्रेटर एन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, मॉड्यूलस की वैल्यू 0 कब होती है? जब सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए विच इज नथिंग बट 0। अगर z 0 है तब उसकी मॉड 0, बाकी हर केस में वो ग्रेटर एन 0 होगा। ये क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ये भी चीज है कि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये ग्रेटर एन इक्वल टू बेसिकली रियल पार्ट ऑफ z, एक्चुअली मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, बिकॉज ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और एक चीज कि मॉड ऑफ z जो है इट इज आल्सो ग्रेटर एन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ऑब्वियसली उसका मॉड बिकॉज वो भी नेगेटिव हो सकता है। सही है? अच्छा, उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ z ये इक्वल होता है मॉड्यूलस ऑफ z बार के, ये इक्वल होता है मॉड्यूलस ऑफ माइनस z, ये इक्वल होता है मॉड्यूलस ऑफ माइनस z बार। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? हाँ या ना? हाँ। ओके, उसके बाद ये इक्वालिटी साइन कब आती है? बेसिकली यहाँ पे लिख देंगे कि मॉड z, अगर मॉड z जो है अगर वो रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल है, मतलब z जो है वो प्योरली रियल है, प्योरली रियल। सही है? अच्छा, यहाँ पे अगर मॉड z इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, ठीक है, तो उस केस में z के बारे में बोल सकते हैं कि वो प्योरली इमेजिनरी। सही है? अच्छा, तो ये ऑब्वियस चीजें थी। उसके बाद अपना डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मॉड ऑफ z1 इंटू z2 ये होता है मॉड z1 इंटू मॉड z2। सही है? इसे अगर मैं जनरलाइज करूं तो जनरलाइज तो ये ऐसे हो जाएगा कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 कहां तक जाएगा? zn तक जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 अप टू कब तक कहां तक जाएगा? मॉड ऑफ zn तक जाएगा ये। सही? और यही चीज डिवीजन में क्या होता है कि मॉड ऑफ z1 बाय z2 ये होता है मॉड ऑफ z1 होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्लियर है ये प्रॉपर्टी? हाँ या ना? हाँ। अच्छा, पावर की प्रॉपर्टी भी ऐड कर देते हैं इसी में कि z रेज टू n का मॉड ये होता है मॉड z रेज टू n। अच्छा, ये सबको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? बेसिकली z इज इक्वल टू a प्लस आई भी लेके प्रूव कर सकते हैं ये सब। ठीक है, ओके फाइन, तो ये प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो बहुत जगह पे तो मेंशन नहीं की करते, बट फिर भी है तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं वो सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर ये होता है मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। सही है? बेसिकली ये जो लिखा है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर ये होता है मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ये क्लियर है? अच्छा, ठीक है। उसके बाद ये और एक चीज के इक्वल होता है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका हम लोग प्रूफ इसमें देखेंगे जब हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे, तो उस केस में हम लोग इस चीज का प्रूफ देखेंगे। अभी के लिए लिखने के लिए लिख दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगा मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सही है? इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, जहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा क्या है? ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 एंड z2 रिस्पेक्टिवली। सही है, तो ये क्लियर है वैसे। अच्छा, ये जो है, ये जो नीचे जो मैंने लिखा है, ये याद है हम लोग जो वेक्टर एडिशन करते थे फिजिक्स में पढ़ा था स्टार्टिंग में वेक्टर एडिशन में, तो कहने से यही फॉर्मूला आ रहा था। हाँ। बेसिकली सपोज मैं यहाँ पे इसका ये बता देता हूँ, ये अपना आर्गन्स प्लेन है। सही है? ये अपना एक z1 है और ये अपना दूसरा z2 है। बेसिकली दोनों z1 और z2 को हम लोग ऐड करें तो इस केस में वो वेक्टर एडिशन बन जाता है, इस केस में वेक्टर एडिशन बन जाता है। ठीक है, सपोज अल्फा इसका एंगल और बीटा इसका एंगल है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? कहने से अल्फा माइनस बीटा। सही, तो वो ही आ रहा है बेसिकली कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो मॉड ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है? मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी इनटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा होता है
दोनों वेक्टर्स का बीच का एंगल, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो क्लियर ये फॉर्मूला कहां से आया? हाँ अच्छा, तो लिखो सबसे पहले इतना। तो अभी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी देख लो। ठीक है, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारी? मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। सही है, ये चीज हो जाएगी 2 टाइम्स मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर। ये क्लियर है क्या? दैट्स इट बेसिकली। इसका भी एक्सप्लेनेशन वैसे तो देखो, जो भी ये सारे जो फॉर्मूलाज है वो हम लोग इजीली z को a प्लस आई बी डाल के कर सकते हैं। ठीक है, और एक तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर उनके वेक्टर के या फिर डायग्रामेटिक प्रूफ्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक का डायग्रामेटिक प्रूफ दे दिया या फिर डायग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग, तो वो सब तुम्हें ध्यान रखनी है। सही है, उसके बाद अभी जो मैं प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ ना, ये सबसे ज्यादा काम आता है, ये सबसे ज्यादा काम आने वाले प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, ठीक है, कि मॉड ऑफ मॉड z1 माइनस मॉड z2, सही है, ये होता है लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2, ये होता है लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। इसे हम लोग बेसिकली ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। सही है, तो ये देख ऐसा आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख, यहाँ पे इंडिविजुअली मॉड्यूलस का सब्ट्रैक्ट किया है। अच्छा, ये मॉड क्यों लगा है? बिकॉज ये नेगेटिव भी हो सकता है इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअली मॉड को ऐड किया है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले वेक्टर एडिशन करके मॉड लिया है। सही है, तो इस चीज का एक डायग्रामेटिक प्रूफ में ये बताऊंगा कि सपोज ये अपना एक वेक्टर है और ये अपना दूसरा वेक्टर है। सही है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी मॉड z1 और इसकी लेंथ हो जाएगी मॉड ऑफ z2। सही है, अच्छा, अभी अगर इन दोनों का मैं वेक्टर एडिशन करूं, इन दोनों का मैं वेक्टर एडिशन तो करूं, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा वेक्टर आ जाएगा, ये बन जाएगा मॉड ऑफ z1 प्लस z2। सही है, अच्छा, ये जो वेक्टर है ना, ये कभी भी इन दोनों के एडिशन से छोटा ही रहता है हमेशा। सही है, एग्जैक्टली अपने रिजल्टेंट वेक्टर एग्जैक्टली दोनों वेक्टर्स का एडिशन कब बन जाता है? जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, उस केस में वो प्रॉपर्ली एड अप होके एग्जैक्टली उतना ही बन जाता है फिर, जो कि एक स्पेशल केस है। इसीलिए यहाँ पे इक्वालिटी की साइन है। तो इक्वालिटी कब आएगी है? जब दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम है। बेसिकली अगर दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो उनका एडिशन, उनका वेक्टर एडिशन बेसिकली नॉर्मल एडिशन हो जाएगा। अभी ये क्लियर है? हाँ तो एक डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि ये क्यों आ रहा है? हाँ अच्छा, ठीक है। तो और एक चीज है, पे बेसिकली इसी का सिमिलर प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2, मॉड ऑफ मॉड z1 माइनस मॉड z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। बेसिकली यहाँ पे मॉड ऑफ z1 प्लस z2 पे मॉड ऑफ z1 माइनस z2 डाल दिया, और कुछ नहीं। क्लियर है ये दोनों प्रॉपर्टीज कैसे आई? हाँ ठीक है, तो ये सारी जो पांचों की ये पांच मतलब मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनको, ये मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज है। सही है, इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज बहुत ऑब्वियस लग सकती है, लेकिन बिलीव मी बहुत काम आती है बाद में। इतना क्लियर अच्छे से? तो लिखो सबसे पहले इतना, कि भी आर्ग्यूमेंट के या फिर एम्पलीट्यूड के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, दे आर सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। अभी देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2, ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इसमें कुछ कुछ लोग प्लस 2k पाई भी डाल देते हैं, जहाँ पे k एक इंटीजर है, जहाँ पे k एक इंटीजर। ठीक है, ये बेसिकली जनरल वैल्यू बताने के लिए, वरना ये सभी ठीक है। बेसिकली इसी को जनरलाइज अगर मैं करूं, तो जनरलाइज ऐसा होगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 सो ऑन अप टू zn, ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 एंड सो ऑन। सही है, बेसिकली मल्टीप्लाई करते तब आर्ग्यूमेंट्स का एडिशन हो जाता है। सही है, इतना क्लियर है? हाँ तो बेसिकली एक चीज याद रखने वाली है, याद रखने वाली क्या है कि जब भी हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं,
जब हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आर्ग्यूमेंट एडअप हो जाता है और उनके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, ठीक है, रफ में बना रहा हूँ तो समझ लेना, ठीक है। सपोज ये अपनी रियल एक्सिस है और ये अपनी इमेजिनरी एक्सिस है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, सही है। तो सपोज ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और यहाँ पे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, सही है, कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, ठीक है। सपोज ये दोनों का अलग अलग आर्ग्यूमेंट है, सपोज इसका आर्ग्यूमेंट है अल्फा और इसका आर्ग्यूमेंट है बीटा, सही है। अच्छा, तो अगर मैं बेसिकली Z1 Z2 करूं, अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो बेसिकली क्या मिलेगा हमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड तो इनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन होता है, सही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, सही है। और इनका जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, ये इन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स का एडिशन होता है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं अल्फा प्लस बीटा। तो क्लियर है, ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रोटेशन थ्योरम जो बाद में आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तुझे? अच्छा, इसी के साथ हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 ये होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। इसमें भी एग्जैक्टली अगर मुझे इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताना तो वो भी बता सकता हूँ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होता है वो उनके मैग्नीट्यूड का डिवीजन बन जाता है और जो रिजल्टेंट आर्ग्यूमेंट होता है वो उनके आर्ग्यूमेंट का सब्ट्रैक्शन बन जाता है। तो अभी समझ में आ रहा है कि डिवीजन से होता क्या है, डायग्रामेटिकली क्या होता है। अच्छा, तो लिखो इतना सबसे पहले तो। अच्छा, इसी चीज का इसी का एक स्पेशल चीज कैटेगरी आएगा बेसिकली कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z रेज टू n, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z रेज टू n। अभी Z रेज टू n का मीनिंग कि Z को n बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Z को n बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर Z1 Z2 Z3 के बदले में Z लिखूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अप टू n टाइम्स रहेगा ऐसा। तो कहना से आर्ग्यूमेंट n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z रेज टू n एक्चुअली होता है n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे लोग प्लस 2k पाई डाल देते हैं जस्ट टू जनरलाइज द स्टफ, बट इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये क्लियर है सबसे पहले तो? हाँ। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी, बेसिकली प्रॉपर्टी नहीं है ये, बेसिकली बताता है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z ये जो होता है ये माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है। तो मैंने जो चार फॉर्मूलेस बताए थे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस अल्फा, थर्ड के लिए माइनस पाई प्लस अल्फा, फोर्थ के लिए माइनस अल्फा, बेसिकली वो करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर डोमेन में अपना प्रिंसिपल वैल्यू आ जाता है। तो वही से वो फॉर्मूला डिराइव है। ये इतना क्लियर है क्या सबसे पहले तो? ओके, तो चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं पोलर फॉर्म और डी मॉर्गनस थ्योरम में। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, सपोज ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस IB, सही है। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z इनटू cos थीटा प्लस I sin थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ठीक है। ये हो जाता है अपना पोलर फॉर्म, और फिर ये हो जाता है यूलर्स फॉर्म, मॉड Z इनटू e रेज टू I थीटा, ठीक है। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये हो गया अपना पोलर फॉर्म, और ये हो गया अपना यूलर्स फॉर्म। तो बेसिकली इन दोनों को ही देख के हम लोग ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि e रेज टू I थीटा होता है cos थीटा प्लस I sin थीटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने डी मॉर्गनस थ्योरम भी बताया था। अभी डी मॉर्गनस थ्योरम क्या बताता है? डी मॉर्गनस थ्योरम ये बोलता है कि cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज टू n ये हो जाता है cos n थीटा प्लस I sin n थीटा, सही है। ये होता है अपना डी मॉर्गनस थ्योरम, सही है। तो सबसे पहले तो ये समराइज प्रॉपर लिख दो, फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देते डायरेक्टली और फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये दे रखा है, इस चीज को हमें इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस चीज को? ये जो नंबर्स है ना, मैं बता दूं सबसे पहले इन्हें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो,
बेसिकली जहाँ पे ऐसे अतरंगी क्वेश्चन आते पावर वावर आ जाते हैं उसमें, तो पोलर फॉर्म में करना ही ज्यादा बेटर रहता है, बिकॉज पावर को पोलर फॉर्म इसमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हो तो इजी हो जाता है। सही है। तो इस केस में बेसिकली ये जो नंबर है 1+i/√2, सही है, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/√2 प्लस i/√2 प्लस i टाइम्स 1/√2, सही है। हाँ अच्छा, अभी इसी नंबर को हम इसके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो उसका मॉड, तो इस केस में मॉड क्या बन जाएगा, मॉड बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, तो हाफ प्लस हाफ 1, तो इसका मॉड तो 1 ही आ रहा है, सही है। उसके बाद हमें निकालना पड़ता है उसका आर्ग्यूमेंट या फिर उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले अल्फा निकालते हैं, अल्फा बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ मॉड ए बाय मॉड बी, लेकिन इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं बिकॉज ए और बी दोनों पॉजिटिव है। 1/√2 अपॉन 1/√2, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज नथिंग बट π/4 45 डिग्री, सही है। और ये z कौन से क्वाड्रेंट में बता सकते हैं मुझे, ये z कौन से क्वाड्रेंट में, देखो इसमें a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है, तो हमें थीटा का वैल्यू मिल रहा है π/4। ये क्लियर है सबसे पहले क्या लिखा है। हाँ अच्छा, फिर वो 2 है ना, क्या, अच्छा नहीं कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो। अभी तो बेसिकली ये जो z है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं मॉड z विच इज नथिंग बट 1 इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो ये बन जाएगा cos ऑफ π/4 प्लस i टाइम्स sin ऑफ π/4, सही है। हाँ यहाँ पे जो लिखा है, अच्छा ठीक है। अभी तो 1+i/√2 द होल रेज टू 8, ये क्या बन जाएगा, मुझे ये रेज टू 8 करना पड़ेगा, अभी ये 1 रेज टू 8 तो 1 ही होता है, तो मैं लिखूंगा ही नहीं, ये हो जाएगा cos ऑफ π/4 प्लस i टाइम्स sin ऑफ π/4 द होल रेज टू 8 बन जाएगा, सही है। अच्छा, अभी डी मॉइवरेज थ्योरम अप्लाई कर देंगे, cos थीटा प्लस i sin थीटा द होल रेज टू 8, ये होता है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, मीनिंग जो भी अंदर एंगल से वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, सही है। ओके, तो इस केस में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos ऑफ 8 टाइम्स π/4, तो 8 टाइम्स π/4 कहने से यहाँ पे π/2 आ जाएगा, प्लस i टाइम्स साइन ऑफ π/4 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2π आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे π/2 बोल दिया मैंने गलती से, इट्स 2π, सही है। अच्छा, cos ऑफ 2π क्या होता है, इट इज नथिंग बट 2π इज नथिंग बट 2π इज इक्विवेलेंट टू 0, तो cos 0 तो अपना 1 होता है और sin 0 तो 0 होता है, तो ये तो चला जाएगा। तो सरप्राइजिंगली ये जो 1+i/√2 रेज टू 8 है, इतना अजीब सा दिखने वाला जो नंबर है वो 1 के बराबर है। तो क्लियर है ये कैसे किया। ओके अभी सबसे पहले ये लिखो और उसके बाद फिर यही मेथड से ये इवैल्यूएट करके देखो, ठीक है। हाँ सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है उसका निकालेंगे 1-i/√2 द होल रेज टू, सबसे पहले ये चीज निकालेंगे, सही है। अच्छा, ये चीज बन जाएगी 1/√2 माइनस i टाइम्स 1/√2, सही है। तो इसका मॉड z तो वही निकल के आ जाएगा, मॉड z तो इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने प्रोसीजर बताया था उससे अगर तुम इसका थीटा निकालने जाओगे तो इसका अल्फा तो π/4 आएगा, दिख रहा है ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, अल्फा तो π/4 आएगा, और सीधे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा z, तो थीटा माइनस अल्फा के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ π/4। तो ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे हम लिख सकते हैं मॉड z विच इज नथिंग बट 1 into cos ऑफ माइनस π/4 प्लस i टाइम्स साइन ऑफ माइनस π/4, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली अगर मैं इसी की 8 पावर कर दूंगा, 1-i/√2 द होल रेज टू अगर मैं 8 कर दूंगा, सही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये cos थीटा प्लस i sin थीटा, उसमें जो थीटा है वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिकली 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं ये एंगल्स को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो cos ऑफ यहाँ पे हो जाएगा -2π प्लस i टाइम्स साइन ऑफ -2π, ये क्लियर है। अच्छा, 2π इज इक्वल टू 0, तो -2π इज आल्सो इक्वल टू 0, तो इस चीज का आंसर भी 1 निकल के आ जाएगा, सही है। तो बेसिकली ये 1 है, ये भी 1 है, तो इनका एडिशन क्या हो जाएगा, क्या ऐसे 2, तो 2 आपका आंसर है, क्लियर है ये। हाँ, नोट डाउन कर लो ये, ठीक है। अच्छा, बहुत बच्चों को क्वेश्चन आता है कि ये जो फॉर्म है ये आया कैसे, ये पोलर फॉर्म आया कैसे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि पोलर फॉर्म आया कैसे, ठीक है।
बेसिकली यहाँ पे अपना आर्गन्स प्लेन ले लो, ये आर्गन्स प्लेन ले लो, ठीक है। ये अपना रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, सही है। तो लेट से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रियल और यहाँ पे IMG, ठीक है। तो लेट से ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, ये Z अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही है। अच्छा, तो ये उसका मॉड Z हो जाएगा बेसिकली, और ये उसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा थीटा, सही है। अच्छा, तो बेसिकली हमने जो नॉर्मल पढ़ा था, इसका रियल एक्सिस पे कंपोनेंट क्या रहेगा और इसका इमेजिनरी एक्सिस पे कंपोनेंट क्या रहेगा, सही है। बस, तो रियल एक्सिस पे कंपोनेंट क्या रहेगा, कह रहा है ये बन जाएगा मॉड Z इनटू cos थीटा, और इमेजिनरी एक्सिस पे इसका कंपोनेंट बन जाएगा मॉड Z इनटू sin थीटा। That's it. तो a plus ib is nothing but mod z cos theta plus I times mod z sin theta. बस वो mod z कॉमन ले लिया, mod z टाइम cos theta plus I sin theta. That's it. तो क्लियर है ये पोलर फॉर्म कैसे आया, आया ना? ओके, अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक जनरलाइज्ड x का टर्म दिया है, xn is given by cos of pi by 2 raised to n plus I times sin of pi by 2 raised to n, ठीक है। ये अपना जनरलाइज्ड टर्म है। तो बोला है कि x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू इंफिनिटी, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम यूलर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। कौन से यूलर की आइडेंटिटी, कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये जो होता है ये होता है e रेज़ टू आई थीटा के बराबर, सही है। तो अपना जो xn है, xnth है, which is nothing but cos of pi by 2 raised to n plus I times sin of pi by 2 raised to n। कहना है अगर मैं यूलर की आइडेंटिटी लगा दूं तो यहाँ पे ये बन जाएगा e raised to I times pi by 2 raised to n, सही है गलत? अच्छा, सही। तो जो अपना LHS जो है, अपने जो एक्सप्रेशन हमें इवैल्यूएट करना है, x1 into x2 into x3 अप टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा बेसिकली, इन सारे टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा e रेज टू आई टाइम्स, सबसे पहले n के बदले 1 डालना है, तो i टाइम्स पाई बाय 2 इंटू e रेज टू आई टाइम्स n के बदले 2 डालना है, पाई बाय 2 स्क्वायर, फिर n के बदले 3 डालना है, e रेज टू आई टाइम्स पाई बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ये जो मैंने लिखा इतना क्लियर है एकदम अच्छे से? हाँ। अच्छा, फिर अभी क्या ऐसे जब मल्टीप्लाई होता है तब पावर, जब सेम बेस के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाता है, और यहाँ पे सबका बेस तो e है, तो यहाँ पे जो पावर है वो ऐड अप हो जाएंगे। यहाँ पे बन जाएगा e रेज टू आई टाइम्स, मैं i कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 क्यूब, एक्चुअली यहाँ पे आएगा, आपने उल्टा लिख लिया, ठीक है, पाई बाय 2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी जाएगा। ये क्लियर है मैंने क्या लिखा है? अच्छा, ठीक है। अभी देख, हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है, ये चीज मैं यहाँ पे सेपरेटली लिख लेता हूँ। ये क्या है बेसिकली, मैं पाई कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 क्यूब, कहां तक जा रहा है, ये इंफिनिटी जा रहा है। कहने से ये एक जीपी बन रहा है, ये एक जीपी बन रहा है, इट्स अ जीपी, जहां पे फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 1 बाय 2 एंड कॉमन रेशियो का वैल्यू भी 1 बाय 2 है। सारे टर्म्स को मैं रिस्पेक्टिवली 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये क्लियर है? अच्छा, फाइन, चलो। तो बेसिकली इस केस में कहना है ये मॉड आर जो इट इज लेस देन 1 है, तो हमें पता है जब भी मॉड आर लेस देन 1 होता है तब s इंफिनिटी का वैल्यू होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ये होता है a अपॉन 1 माइनस r। इस केस में बन जाएगा फर्स्ट टर्म हाफ पे, कॉमन रेशियो भी r है, तो हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, तो ये बन जाएगा हाफ अपॉन हाफ, 1 माइनस हाफ भी हाफ होता है, तो s इंफिनिटी 1 बन जाएगा। तो ये जो एंटायर क्वांटिटी है, एंटायर क्वांटिटी सिर्फ पाई के बराबर है, ये एंटायर क्वांटिटी पाई के बराबर है, तो ये फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा e रेज़ टू i टाइम्स पाई, which is nothing but cos pi plus I times sin of pi, ठीक है। अभी cos pi क्या होता है, cos pi होता है -1 और sin pi होता है 0, तो -1 आपका फाइनल आंसर है। ये क्लियर है?
ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे इस कॉन्सेप्ट से। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, नाम से पता चल रहा है कि हमें यूनिटी का क्यूब रूट लेना है, मतलब 1 का क्यूब रूट लेना है। तो लेट्स से मैं बोल दूंगा x इज इक्वल टू 1 का क्यूब रूट, तो 1⁻⁴ सही है। अच्छा, तो इसमें बहुत लोग बोलेंगे इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सही है। लेकिन क्या सिर्फ इसकी वैल्यू सिर्फ 1 होती है, ये हम देख लेंगे। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, या फिर ये वाला जो इक्वेशन है, इसे क्यूब कर दो, तो एक्स क्यूब क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा 1, सही है। तो अभी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करने, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बोल सकता हूँ कि इसे मैं लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सही है। अच्छा, अभी 1 तो 1 क्यूब के ही बराबर होता है, फिर हम लोग वो वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी, सही है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी विच इज नथिंग बट एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसे हमने फैक्टराइज कर दिया है, इसे हमने फैक्टराइज कर दिया है। ठीक है, अभी व्हेनेवर टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0, दैट मींस ईदर ऑफ द वन नंबर इज इक्वल टू 0, तो दैट मींस यहाँ पे ईदर दिस फैक्टर x माइनस 1 0 है, और ये वाला फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये वाला 0 है, सही है। तो यहां से हमें x की वैल्यू 1 आएगी, वो जो तो पहले भी आ रही थी, लेकिन यहाँ पे ये एक और इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखूं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा, सो बेसिकली ऑब्वियसली इसका वैल्यू रियल तो नहीं है, तो ऑब्वियसली इसे फैक्टराइजेशन से तो कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करके x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। x होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, तो इस केस में ये बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, सब कुछ 1 1 1 है यहाँ पे, ए बी सी तीनों की तीनों 1 1 1 है, ठीक है। तो माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 द होल अपॉन 2 है, द होल अपॉन 2, सही है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस और माइनस, कहने से यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 आ जाएगा, ये 1 माइनस 4 बन जाएगा ना, सही है। तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 इसके बदले में लिख दूंगा i टाइम्स रूट 3 बाय 2, ये इतना क्लियर है। अच्छा, तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है, सबसे पहले एक रूट तो x इक्वल टू 1 आया, दूसरा रूट हमें आएगा माइनस 1 प्लस आई टाइम्स रूट 3/2, और तीसरा रूट हमें आएगा माइनस 1 माइनस आई टाइम्स रूट 3/2। तो ये क्लियर है क्या? अच्छा, सबसे पहले इतना लिखो, सही है। अच्छा, अभी ये जो अजीब वैल्यूज आए हमें, ये जो अजीब वैल्यू आया, लेट से इस वाली वैल्यू को मैं ओमेगा बोल देता हूँ, और इस वाली वैल्यू को मैं लेट से ओमेगा स्क्वायर बोल देता हूँ। अभी एग्जैक्टली मैंने ओमेगा स्क्वायर क्यों बोला वो मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ओमेगा जो मैंने लिया था, ओमेगा क्या लिया है मैंने, ओमेगा लिया मैंने माइनस 1 प्लस आई टाइम्स रूट 3/2, सही है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओमेगा स्क्वायर कर रहा हूँ, मैं इसी का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर करने पे क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस आई रूट 3 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, तो 4 ही है एनीवेज, चलो ठीक है। अभी इस चीज का a प्लस आई बी का a माइनस बी एक्चुअली का स्क्वायर बन जाएगा, तो a स्क्वायर विच इज नथिंग बट माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो आई रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2ab, तो यहाँ पे बन जाएगा ये माइनस 2 रूट 3 टाइम्स आई द होल बाय 4, सही है। अच्छा, तो यही चीज क्या निकल के आ रही है, माइनस 2 रूट 3 आई बाय 4, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा माइनस 1 माइनस आई टाइम्स रूट 3/2, ठीक है। तो कहना है से इस क्वांटिटी का स्क्वायर करके मुझे ये मिल रहा है, नीचे वाली क्वांटिटी मिल रही है। ऑल्सो अगर तुम इस क्वांटिटी का स्क्वायर करो तो अगेन तुम्हें फिर से यही क्वांटिटी मिल जाएगी, बेसिकली यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे फिर से ये मिल जाएगा। तो इसीलिए बेसिकली ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बुलाते हैं इसको। तो ये क्लियर है कैसे हो रहा है, ये क्यों मैं इसे ओमेगा स्क्वायर बुलाया। तो बेसिकली इसके कितने रूट से, इसके कितने रूट से, इसके 3 रूट से 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर,
ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स, तो बेसिकली ये हो गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट of unity. So whenever someone asks about complex cube root of unity, we are referring to this omega and omega square, जहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, ओमेगा इसको लो या फिर ओमेगा इसको लो, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ये क्लियर है इतना? लिखो इसे सबसे पहले तो। ठीक है, अभी ओमेगा पढ़ लिया ना, तो सबसे पहले ओमेगा की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सही है, फिर उसके बेसिस कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना ये देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ओमेगा की पावर देख ले। हमने ये देखा कि जो ओमेगा है, यहाँ पे सबसे पहले लिख दूंगा मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा स्लैश ओमेगा स्क्वायर, जो बुलाना है बुलाओ। ठीक है, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सही है, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सबसे पहले बात करेंगे पावर की। ठीक है, तो हमने देखा कि ओमेगा जो था, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो हमें वो दूसरा ओमेगा मिल जाता है। सही है, ओमेगा तो अगर मैं स्क्वायर करता हूं हमें दूसरा ओमेगा मिल जाता है, तो वो उसमें घूमता रहता है बेसिकली। सही है, अच्छा, तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी तो सही है, आई मीन स्क्वायर का तो सही है। अच्छा, व्हाट अबाउट ओमेगा क्यूब? ओमेगा का क्यूब क्या होना चाहिए? ओमेगा का क्यूब 1 होता है। सही है, ओमेगा का जो क्यूब है वो 1 के बराबर होता है। अभी ये कैसे आया? ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो क्यूब रूट का क्यूब लेके 1 ही बन जाएगा ना। इतना क्लियर है? अच्छा, और एक चीज बेसिकली, तो बेसिकली यहां से क्या पता चल रहा है हमें कि ओमेगा रेज टू 3n ये 1 होता है, ओमेगा रेज टू 3n ये 1 होता है। ये क्लियर है? ये कैसे आया? बेसिकली अगर मैं ओमेगा की पावर चढ़ा दूं, ओमेगा की पावर लगा दूं किसी 3 के मल्टीपल पे, तो वो 1 निकल के आ जाएगा बेसिकली। तो ओमेगा रेज टू 6, ओमेगा रेज टू 9, ये सारे के सारे 1 है। ये क्लियर है कैसे आ रहा है? बेसिकली ओमेगा क्यूब अगर 1 है, तो अभी इसके कुछ भी पावर ले लो, तो ये ओमेगा रेज़ टू 3n भी 1 आ जाएगा ना। अच्छा, और एक चीज हमें ये पता है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेसिकली मैं इस फैक्टर की बात कर रहा हूं, तो ओमेगा बेसिकली इस फैक्टर से निकला है ना। बेसिकली इसके रूट से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसके रूट से ओमेगा और ओमेगा, दैट मींस ये ओमेगा इसे सेटिस्फाई करता है, ओमेगा जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर मैं ओमेगा इसमें डाल दूं, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आता है पोलर फॉर्म ऑफ ओमेगा, पोलर फॉर्म ऑफ ओमेगा। सही है, तो एक काम करेंगे, ओमेगा को उसके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सही है, और लेट्स से ओमेगा ये ले लेते हैं हम लोग। अभी ओमेगा क्या होता है? ये होगा -1/2 प्लस आई टाइम्स √3/2। सही है, ये अपना ओमेगा है। तो इसका अगर मैं मॉड निकालने जाऊं, मॉड ऑफ ओमेगा, तो ये 1 निकल के आ जाएगा। सही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, करके देख लेना। सही है, और अभी इसका मुझे थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए सबसे पहले मैं अल्फा निकालूंगा, वो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ b/a। तो वो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3 विच इज नथिंग बट π/3, 60 डिग्री π/3। सही है, अच्छा, अभी ये जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सिंस ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो उस केस में थीटा क्या होता है? थीटा होता है पाई माइनस अल्फा। सो इस केस में ये बन जाएगा पाई माइनस π/3 विच इज नथिंग बट 2π/3। सही है, अच्छा, तो ये अपना थीटा बन जाएगा। तो पोलर फॉर्म में मैं इसे कैसे लिखूं? पोलर फॉर्म में लिख सकता हूं ओमेगा इज गिवन बाय मॉड व्हिच इज नथिंग बट 1 इनटू cos ऑफ 2π/3 प्लस i टाइम्स sin ऑफ 2π/3। 3 क्लियर? अच्छा, अगर ये वाला ओमेगा मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ओमेगा स्क्वायर कैसे लिखूंगा मैं? बेसिकली इसी चीज का स्क्वायर बन जाएगा। और जब भी हम लोग cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर लगाते हैं, तब वही पावर एंगल में मल्टीप्लाइड हो जाती है। तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा अपना cos ऑफ 4π/3 प्लस i टाइम्स sin ऑफ 4π/3। ठीक है, अगर इसको नॉर्मल मेथड से करके देखना है तो वो भी देख लो, यही निकल के आ जाएगा। तो पोलर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं ये इसका, ये क्लियर है? अच्छा, इतना लिखो सबसे पहले तो। अभी
ठीक है, तो अगर हम इन दो पोलर फॉर्म्स को देखें अच्छे से, ठीक है, तो चलो मैं वन का भी पोलर फॉर्म लिख देता हूँ साथ ही साथ में। ठीक है, वन का मैग्नीट्यूड वन होता है, और वन जो है बेसिकली वो रियल एक्सिस पे लाई करता है, उसका आर्ग्यूमेंट भी उसका जीरो होता है। सही है, तो बेसिकली वन को लिख सकते हैं cos जीरो प्लस आई साइन जीरो, cos ऑफ जीरो प्लस आई साइन जीरो। तो अगर मैं सारे ये वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर देखूं, तो बेसिकली सबके मैग्नीट्यूड तो वन है, सब लोगों के मैग्नीट्यूड तो वन है। सही है, और इनके एंगल्स देखें तो 0, 2π/3, 4π/3। ठीक है, ये इनके एंगल्स है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे इसमें प्लॉट कर रहा हूं। आई एम प्लॉटिंग दीज थ्री ऑन और आर्गन्स प्लेन। सही है, तो इसमें कुछ दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस तो बना लिया मैंने, यहाँ पे रियल एक्सिस बना लिया एंड दिस आवर इमेजिनरी एक्सिस। सही है, और अभी मैं एक यूनिट सर्कल बना रहा हूं। ठीक है, अभी यूनिट सर्कल क्यों बना रहा हूं, बिकॉज ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तीनों, ये तीनों की तीनों इस यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे। बिकॉज यूनिट सर्कल का मीनिंग क्या, कि इस पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैग्नीट्यूड वन है। इस पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैग्नीट्यूड वन है। सही है, ओके। अच्छा चलो, अभी अपना वन जो है, वन तो यहाँ पे लाई करेगा, वन तो यहाँ पे लाई करेगा, उसका मैग्नीट्यूड वन, उसका एंगल जीरो। ये ओमेगा जो है इसका मैग्नीट्यूड वन है और इसका एंगल है 2π/3 विच इज नथिंग बट 120 डिग्री। तो कहने से 120 डिग्री यहाँ पे कहीं पे तो आएगा। ओके फाइन, अभी इसका मैं वेक्टर बना लेता हूँ। इसका वेक्टर दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। सही है, इसका वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा। और फाइनली तीसरा बना रहे तो तीसरा 240 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ये 4π/3 इज नथिंग बट 240 डिग्री, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। सही है, अच्छा, तो यहाँ पे अपना ओमेगा है और यहाँ पे अपना ओमेगा स्क्वायर है। सही है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 2π/3 है, और ये वाला जो एंगल है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एंगल है 4π/3। सही है, तो ये क्लियर है। सबसे पहले तो बेसिकली यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लाई ऑन द यूनिट सर्कल। एंड दे आर इक्वली प्लेस्ड। ये एंगल 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री और ये एंगल भी 120 डिग्री है, तो दे आर इक्वली स्पेस्ड। ये क्लियर है। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ये वाली प्रॉपर्टी ज्यादा क्लियर होगी अपने इसमें nth रूट ऑफ यूनिटी में। बेसिकली जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इट फॉर्म्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे दिख रहा है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है, इट फॉर्म्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सही है, nth रूट ऑफ यूनिटी में यही कॉन्सेप्ट हो जाता है कि ऑल द nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ रेगुलर पॉलीगॉन। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल भी एक रेगुलर पॉलीगॉन के कैटेगरी में आता है, बिकॉज रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी सारे साइड्स इक्वल है ना। अच्छा, तो ये लिखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लो, अल्फा और बीटा जो है वो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सही है, सो अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n फाइंड करना है। जैसे मैंने बताया था, जब भी पावर की बात आती है तभी भी तब यूलर फॉर्म और वो पोलर फॉर्म नेसेसरी हो जाता है। सही है, तो बेसिकली अल्फा जो है अपना ओमेगा है एंड लेट्स से बीटा जो है अपना ओमेगा स्क्वायर। सही है, तो ओमेगा को कैसे लिखते हैं हम, ओमेगा को लिखते हैं cos ऑफ 2π/3 प्लस i टाइम्स साइन ऑफ 2π/3। सही है, अच्छा, और ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाता है, ये बन जाता है cos ऑफ 4π/3 प्लस i टाइम्स साइन ऑफ 4π/3। सही है, अच्छा ठीक है, तो बेसिकली अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos of 2π/3 plus I times sin of 2π/3 the whole raised to n plus cos of 4π/3 plus I times sin of 4π/3 the whole raised to n। ये क्लियर है। सबसे पहले इतना क्या कैसे लिखा है मैंने, अभी यहाँ पे एक चीज नोटिसिंग है कि तुम्हारा जो 4π/3 है, it is actually equivalent to minus 2π/3।
हम्म बिकॉज ये 240 डिग्री है ना, हम्म तो अगर मैं 240 डिग्री यहाँ पे आता है तो हम्म ये बेसिकली -120 डिग्री के बराबर है। तो जो 4π/3 है -2π/3 के इक्विवेलेंट होता है। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ -2 cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो यहाँ पे तो 2π/3 आ जाएगा, और जब साइन के अंदर -2π/3 डालूंगा तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ आई टाइम्स साइन ऑफ 2π/3। हम्म तो ये जो लिखा है ये क्लियर है एकदम अच्छे से? हम्म अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos of 2π/3 plus I times sin of 2π/3 the whole raised to n, प्लस इसे भी लिख सकता हूँ cos of 2π/3 minus I times sin of 2π/3 the whole raised to n। ये क्लियर है? अच्छा, अभी जैसे मैंने बताया था पोलर फॉर्म में जब भी उसको पावर लग जाता है तो वो एंगल से मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो इस केस में जो n है ये एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहना है ये बन जाएगा cos of 2nπ/3 प्लस I टाइम्स साइन ऑफ 2nπ/3, सही है। प्लस ये बन जाएगा ये भी पावर जो एंगल से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा cos ऑफ 2nπ/3 माइनस I टाइम्स साइन ऑफ 2nπ/3, सही है। अच्छा, अभी ये चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो I टाइम्स साइन 2nπ/3 और माइनस I टाइम्स साइन 2nπ/3 ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे ये दो टर्म्स ऐड हो जाएंगे। तो cos 2nπ/3 प्लस cos 2nπ/3 ये बन जाएगा 2 टाइम्स cos ऑफ 2nπ/3, सही है। तो ये अपना फाइनल आंसर है। क्लियर है कैसे आया ये? हाँ हाँ, थोड़ा टफ था। ठीक है, लिखो इसे। ठीक है, अभी इस चीज की हमें वैल्यू कंप्यूट करनी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई नहीं करते बैठेंगे, फिर पावर नहीं लगाते बैठेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज ही अप्लाई करेंगे। ये वाली प्रॉपर्टी देख लेना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है, सही है। दैट मींस कहना है 1 प्लस ओमेगा जो है इसके बदले में माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, सही है। तो ये वाली क्वांटिटी क्या बन जाएगी, ये वाली क्वांटिटी मुझे ये जो 1 प्लस ओमेगा है इसके बदले माइनस ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, सही है। तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर द होल रेज टू 8। इतना क्लियर है अच्छे से? हाँ। अच्छा, तो कहना है ये चीज बन जाएगी -2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर द होल रेज टू 8, हाँ। सही है। अच्छा, अभी मैं क्या कर स्प्लिट कर देता हूँ, इसे लिख दूंगा -2 रेज टू 8 और ये ओमेगा स्क्वायर रेज टू 8। अभी ओमेगा स्क्वायर रेज टू 8 कहना है ये ओमेगा रेज टू 16 बन जाएगा, हाँ। सही है। अच्छा, अब ये -2 रेज टू 8 कहना है ये तो 2 रेज टू 8 ही रहेगा, नो डाउट। हाँ। व्हाट अबाउट दिस ओमेगा रेज टू 16? मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ओमेगा रेज टू 3n ये 1 होता है, हाँ। सही है। तो ये ओमेगा रेज टू 16 को देख मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं इसे लिख दूंगा ओमेगा रेज टू 15 इंटू ओमेगा, सही है। अच्छा, ये ओमेगा रेज टू 15 क्या बन जाएगा? 1। क्या ना, बेसिकली 15 जो है 3 का मल्टीपल है, तो ये चीज बन जाएगा 2 रेज टू 8 टाइम्स ओमेगा। तो क्लियर है इसकी वैल्यू कैसे निकाली हमने? ठीक है, लिखो इसे सबसे पहले तो अभी इस एक्सप्रेशन को हमें इवैल्यूएट करना है। ओमेगा जो है इट्स इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सही है। तो सबसे पहले तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा रेज टू 4 क्या बन जाएगा? ओमेगा रेज टू 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। अभी ओमेगा क्यूब तो 1 होता है तो ओमेगा रेज टू 4 तो ओमेगा ही है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 प्लस ओमेगा, सही है। एंड व्हाट अबाउट दिस ओमेगा रेज टू 8? ठीक है, दिस ओमेगा रेज टू 8 इसे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा रेज टू 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अभी ओमेगा रेज टू 6 तो 1 ही बन जाएगा, ओमेगा रेज टू 3n 1 होता है, तो ये चीज ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो कहना है यहाँ पे मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, सही है गलत? सही है। अच्छा, अभी ये 1 प्लस ओमेगा और ये 1 माइनस ओमेगा और ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मीन नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो कहना है इन ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, सही है, इनटू ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर विच इज नथिंग बट ओमेगा रेज टू 4, सही है। अच्छा, तो ये चीज बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा रेज टू 4, अभी अभी देखा ये ओमेगा होता है तो यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा लिख दूंगा, सही है। अच्छा, अभी इसे अच्छे से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 1 1 1 इंटू माइनस ओमेगा
माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब। सही है। अच्छा, ये चीज बन जाएगा ओमेगा क्यूब बन जाएगा 1, 1 प्लस 1 बन जाएगा 2, 2 मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सही है। अच्छा, अभी हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कहना इसे -1 बन जाएगा, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो फाइनली क्या बन जाएगा, 2 माइनस ऑफ -1 विच इज नथिंग बट 3। तो इतना बेकार जो एक्सप्रेशन दिख रहा है एक्चुअली वो 3 के बराबर है। खुदा पार निकली चुई है। समझ में आया कैसे किया ये?